हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कल देखो सॉल्वेबिलिटी तक पढ़ लिया था। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा दूं कि हम लोगों ने कल क्या क्या रीड कर लिया था। यहाँ से हम लोगों ने देखा था हेनरी लॉ पूरा देखा था कंप्लीट। इसके बाद देखिए हमने हेनरी लॉ के बारे में डिटेल में समझा था, ग्राफ वगैरह समझे थे। और ये पूरा डेरिवेशन है हेनरी लॉ को, और यहाँ बताया था कि न्यूमेरिकल यहाँ से आता है इस फॉर्मूले से। और के एच के बारे में समझा था, जिसको आप लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हो, के एच के बारे में समझा था। और ये सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ पढ़े थे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन था ये हेनरी लॉ से रिलेटेड। और ये हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन हेनरी लॉ का सीबीएसई बोर्ड में आ भी चुका है। चलिए आगे क्या था। विच लॉ एक्सप्लेन द सॉल्वेबिलिटी ऑफ गैस, ये सब कराए थे क्वेश्चन। वेपर प्रेशर, अब यहाँ से समझना है, ये आपका बेटा लेक्चर नंबर 5 है। 5 नंबर का लेक्चर है ये सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, तो देखो वेपर प्रेशर होता क्या है समझना जरा यहाँ पे। तो ये तो समझ में आ रहा है नॉर्मल लैंग्वेज में, वेपर प्रेशर का मतलब वेपर्स का प्रेशर है ना। वेपर प्रेशर का मतलब क्या, वेपर्स का प्रेशर। लेकिन इसको और कैसे समझते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप बेटर समझ पाएंगे। समझना, फर्स्ट एग्जाम यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया वाटर का। वाटर का एग्जाम्पल ले लिया। ये वाटर के हमने मॉलिक्यूल बना दिए बहुत सारे, वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल बना दिए। अब हम जब इसको हीट करेंगे वाटर का, और यहाँ पे क्लोज करने के बाद इसमें दो प्रोसेस होंगे। एक तो वेपोराइजेशन होगा, और वेपोराइजेशन होने के बाद जो वेपर्स कलेक्ट होंगी, इनको थोड़ा हम अलग कलर से दिखा देते हैं। वेपर्स जो कलेक्ट होंगी, ये थोड़ी देर बाद ठंडी होने के बाद वापस लिक्विड के सरफेस पर गिरेंगी। यहाँ लिक्विड का सरफेस थोड़ा बना देते हैं, ये लिक्विड का सरफेस है, वापस गिरेंगी। ठीक है, तो जब वापस वेपर्स आपकी लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस का नाम होगा बेटा कंडेंसेशन, है ना। तो देखो वेपर प्रेशर कब डिफाइंड होता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है वेपर प्रेशर डिफाइंड कब होता है। तो देखो दो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर बता रहे हो वो लिक्विड इक्विलिब्रियम पर हो, मतलब लिक्विड और वेपर दोनों एक के साथ इक्विलिब्रियम पे हो, एक दूसरे के साथ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बार बार चेंज मत करो, वरना वेपर प्रेशर आपका बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, है ना। तो ये समझना जरा क्या होता है, पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सुनना, अगर ये कोई लिक्विड है, जस्ट एग्जाम्पल वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर हमें निकालना है, तो वाटर वेपराइज होगा, कंडेंसेशन के बाद नीचे आएंगी वेपर्स, तो एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा ही होगा। ठीक है, तो देखना वेपर प्रेशर क्या होता है। ये जितनी वेपर कलेक्ट है ना ऊपर, ये जितनी लिक्विड के सरफेस पर जितना भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, इधर जो वेपर प्रेशर लगा रही हूँ उसको नहीं बोलते, कुछ वेपर इधर भी लगा रहे होंगे उसको नहीं, लिक्विड के सरफेस पर जितना प्रेशर वेपर्स लगा रही हैं। तो मान लो आपकी ये वाली वेपर लिक्विड के सरफेस पर टकरा रही हैं, ये थोड़ी इधर टकराएं, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आएंगी, तो ओनली जितना लिक्विड के सरफेस पर वेपर्स के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो वही लिखा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड, लिक्विड वोलाटाइल तो होना ही चाहिए तभी वेपराइज होगा, ऑन द सरफेस ऑफ, क्या लिखा है बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस पर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, आप ध्यान रखना।
अगर इसके डेफिनेशन आती है तो कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में सही से लिखने होते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन वेपर्स एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर जब हो तब ऐसा होता है। ठीक है बेटा, तो इसको आप देख लो जरा, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं। चलिए आपने देख लिया होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट में है, वेपराइजेशन होगा, ठीक है। और जब वेपर्स वाला वाटर वापस लिक्विड स्टेट पे आएगा, कंडेंसेशन होगा। तो ये जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े हैं Kc और Kp, तो Kp बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे ये है जो वेपर फेज में लिक्विड का तो 1 मानते हैं, ये सब 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, 11th में सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जो Kp होगा, ठीक है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के बराबर होगा। और चूंकि ये एक कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि वाटर के पार्शियल प्रेशर के बराबर है, इसलिए यहाँ पर जो भी आपका लिक्विड लिया जाएगा, चाहे वाटर हो चाहे कोई और हो, उसका पार्शियल प्रेशर या उसी को हम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट के बराबर है, Kp और Kc ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए। आई बात आपको समझ में? डेल्टा H पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा, एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा H, ये भी क्लास 11th में आपको पढ़ाया जाता है कि डेल्टा H क्या होता है बेटा, एंथैल्पी चेंज। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी तो बढ़ेगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, क्योंकि वेपर्स में जा रहा है तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंट की कम, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आना निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डायग्राम है, ये ऐसे दिखाने के लिए हैं कि आपको वेपर्स समझाना, जैसे लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल हैं, हीट करोगे धीरे धीरे देखो ऊपर जा रहे हैं, कुछ और ऊपर आए, इधर देख लेते हैं, वेपराइज होने के बाद और ऊपर आए, देखो यहाँ पे इवापोरेशन लिखा है या वेपराइजेशन बोलते हैं। ये यहाँ पे देखो वेपराइजेशन होने के बाद इतने सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल ऊपर आ गए, यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे कुछ लिक्विड के सरफेस पर गिरेंगे कंडेंसेशन के बाद। तो ये डायग्राम जस्ट आपको एज्यूम कराने के लिए है, थोड़ा फील कराने के लिए है कि कैसे है। चलिए आगे, राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस मानविक एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, क्लास 10th की पढ़ाई जाएगी, क्लास 12th की, नीट की और जेई की। तो अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो नीट और जेई के वीडियो अभी नहीं आ रहे हैं, और इसके बाद नीट और जेई के वीडियो भी कुछ टाइम बाद आएंगे, ठीक। तो आपको चूँकि मैं क्लास 12th के लिए अभी पढ़ा रहा हूँ, तो क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं, तो देखो पढ़ाते समय वही होता है कि हम लोग अक्सर आगे आ जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, प्रॉपर नोट्स नहीं बना पाते हो। और पढ़ने का मज़ा तभी है कि पढ़ने के बाद आप रिवीजन कर सको, तो रिवीजन के लिए आपके पास जो आपने पढ़ा है उसके नोट्स होने चाहिए। तो इसीलिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीपीटी में यहाँ पे, तो उसके कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पूरी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं क्लास 10th में, सारे चैप्टर्स के कंप्लीट नोट्स आपको 500 रुपये में अवेलेबल हैं। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या तो यहाँ पे मैं अपना नंबर भी लिखे दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। मेरा नहीं, एक्चुअल में मेरी टीम का नंबर है, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी वीडियो से रिलेटेड, वीडियो में कोई कॉन्सेप्ट कम समझ में आया हो, किसी में कोई दिक्कत हो, तो आप इसको बता सकते हो, तो आपको और भी वीडियो बनाए जाएंगे। एग्ज़ाम के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे बेटा, एग्ज़ाम के टाइम पे मैराथन क्लास भी चलेगी, लाइव क्लास भी चलेंगी, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा मिले। चलिए आगे देखते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या है समझते हैं। फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट लॉ। लिक्विड्स,
अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता वोलाटाइल लिक्विड कहते किसको हैं। देखो सुनना जरा ध्यान से। ऐसा लिक्विड जो रूम टेम्परेचर में वेपर्स में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखे, दैट काइंड ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर पे वेपर में जाने की टेंडेंसी हो, या और हीट कर दो तो वेपराइज हो जाए, तो अगर वेपर्स में बदल रहा है तो इसका मतलब वोलाटाइल है। जैसे हम बात करें वाटर, तो वाटर को हीट करोगे वेपर्स बनेंगे, वोलाटाइल है। लेकिन यही अगर हम सैंड पार्टिकल को हीट करें तो वेपर्स नहीं बनेंगी। जैसे अच्छा लिखे देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा, नॉन वोलाटाइल लिख दूँ जो कि ज़्यादा काम के हैं। नॉन वोलाटाइल कौन कौन से होते हैं ये ज़रूर आप याद रखो, वोलाटाइल तो आप समझ जाओगे। जैसे शुगर, आपका शुगर है तो अगर आप उसको हीट करोगे तो क्या वेपर्स में बदलेगा? नहीं बदलेगा बेटा। और आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, ये सब आपके कैसे हैं? नॉन वोलाटाइल है। तीन तो जरूर याद रखना जो कि आपके काम के हैं। यूरिया भी लिख लो, यूरिया भी आपका नॉन वोलाटाइल है। अब देखो इनका राउल्ट्स लॉ है क्या, स्टेटमेंट क्या है, वो जरा समझते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ को डिटेल में। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में समझना बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट बाद में आएगा, एग्जाम्पल जनरली पहले आएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर में दो लिक्विड हैं, ए और बी, और ए और बी नाम के दो लिक्विड हैं। ए और बी नाम के लिक्विड हैं, और ए है मान लो आपका सॉल्यूट, और बी है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, ए आपका सॉल्यूट है और बी आपका क्या है? सॉल्वेंट है ना बेटा? ये दिख रहा होगा शायद, मॉलिक्यूल ज़्यादा छोटे बना दिए मॉलिक्यूल, चलो ठीक है, दिख रहा होगा। और ए के मान लो मोल हैं आपके N1, और बी के मोल हैं N2। मतलब सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? N2, और सॉल्यूट के मोल हैं N1। तो अगर हम इसको हीट करें ए और बी को, और याद रखना दोनों ही वोलाटाइल होने चाहिए, ए और बी दोनों लिक्विड, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जब भी हम हीट करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल ए के भी वेपर में जाएंगे और कुछ बी के भी जाएंगे, सिर्फ ए के नहीं जाएंगे ना सिर्फ बी के, क्योंकि दोनों ही वोलाटाइल हैं। कैसे? दोनों ही वोलाटाइल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी वेपर्स होंगी, बना देते हैं, वो वेपर्स आपकी ए प्लस बी दोनों की वेपर्स होंगी, है ना? तो यहाँ पे वेपराइजेशन कंडेंसेशन यहाँ पर भी होगा, है ना? यहाँ पर भी वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होगा। एक बार आप डायग्राम सही से देख लो, ठीक है? तो इनका स्टेटमेंट क्या है समझना। फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड के लिए राउल्ट लॉ बता रहे हैं, स्टेटमेंट समझना बेटा। इनका स्टेटमेंट क्या है? इन्होंने बोला द पार्शियल, अभी मैं आपको ये समझा दूंगा, द पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ठीक है? कहीं कहीं पे पार्शियल प्रेशर ही लिखा रहता है, वेपर प्रेशर नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड है पार्शियल वेपर प्रेशर की बात हो रही है। ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अब एक बात बताओ, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड आया है, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कब डिफाइंड होता है, अभी बताया है। कब डिफाइंड होता है? जब वेपराइजेशन कंडेंसेशन दोनों हो वोलाटाइल लिक्विड का। समझ में आता है? जैसे वाटर में करके दिखाया था। तो इनका स्टेटमेंट पार्शियल वेपर प्रेशर वर्ड याद रखना ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का मतलब चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उनका जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट या दैट कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट के बारे में आप बात कर रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे चलो दैट कंपोनेंट कर देते हैं। दैट कंपोनेंट उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है, ये इनका स्टेटमेंट है। तो चलो हम इसका पार्शियल प्रेशर ए का मान लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ए का पीए है और बी नाम के कंपोनेंट का बी है, पीबी है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, समझना क्या इक्वेशन है। यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जब भी डायरेक्टली का साइन हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यहाँ कांस्टेंट आता है पी ए नॉट। अब ये पी ए नॉट क्या है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, पी ए नॉट एक्चुअल में क्या होता है, ए और बी अभी मिले हुए हैं, तो जब ए नहीं मिला होगा, मतलब जब नहीं मिला होगा, मान लो ए नाम का लिक्विड ये है, बी नाम का ये है लिक्विड। ठीक है, तो मिलने के पहले अगर इनको वेपराइजेशन में और कंडेंसेशन में ले जाएं तो जो उस समय वेपर प्रेशर आया होगा उसको हम प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कहते हैं। प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर का मतलब होता है मिलाने के पहले जब वो अलग अलग थे और हम उसका वेपर प्रेशर निकाले तो उसको हम प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये ए अकेले रहा होगा तो उस समय वेपर प्रेशर जो निकाला गया होगा उसको हम प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर ऑफ ए कहते हैं। इसके लिए साइन यूज होता है पी ए नॉट। चलो अभी इसके बारे में और आएगा आगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अगर बी कंपोनेंट की हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर, तो पी बी बराबर क्या होगा, पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर बी कांस्टेंट यूज होता है, कौन सा, मतलब बी नाम के कंपोनेंट का प्योर स्टेट, मतलब मिलाने के पहले जो भी वेपर प्रेशर होगा जो भी लैब में निकाला गया होगा। ठीक है, तो इसमें चलो आगे चलते हैं और भी आगे देखते हैं। अब देखो टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा कंटेनर के अंदर ए और बी का प्रेशर, और ये जो टोटल प्रेशर होगा एक्चुअल में ये प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ही होगा, है ना। तो हमने भी पढ़ा है पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी टोटल बराबर। और आगे देखते हैं हम लोग, तो पी टोटल का एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया बेटा, है ना। पी टोटल का एक फॉर्मूला आपका ये आ गया, ठीक। अब देखो हमें एक इक्वेशन पता है, क्या इक्वेशन आपको पता है, समझना। आपको पता है कि अगर कितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है, किसके, 1 के। तो अगर हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिखना चाहें तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो एक डेरिवेशन और यहाँ से निकल आएगा, समझते चलिएगा, है ना। डेरिवेशन एक और निकल आएगा, यहाँ पर आप पी ए नॉट रहने दो और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जगह आपने 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, दोनों जगह रख के देख सकते हो। और यहाँ पर पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पी ए नॉट है माइनस पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी बी नॉट
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे काम क्या हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव वाला टर्म है इसको इधर ले आते हैं, तो पी ए नॉट यहीं रहने देते हैं, पी बी नॉट ये वाला टर्म इधर ला रहे हैं, ये पॉजिटिव था अभी भी देखो पॉजिटिव है, इसको इधर लिख देते हैं। तो ये है आपका पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉमन ले सकते हो। तो पी टोटल बराबर हो जाएगा पी ए नॉट प्लस, अब देखो ये आपका क्या हो सकता है, कॉमन बाहर ले लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। तो एक इक्वेशन देखो बेटा आपका ये भी आ गया, और ये भी यूज पड़ता है, लेकिन ये ज़्यादातर आपका कंपटीशन में ज़्यादा यूज पड़ता है, सीबीएसई बोर्ड में भी यूज पड़ सकता है इसका, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, ये ज़्यादा यूज पड़ता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, आप इसको अच्छे से देख लो समझ लो, तब तक के लिए थोड़ा हट जाता हूँ। हाँ ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। चलिए और आगे कुछ समझते हैं इसमें। हम डायग्राम पे थोड़ा आते हैं, जो डायग्राम हमने बनाया था। ये एक बात बताओ, अगर ये वोलाटाइल कंपोनेंट है और वेपर प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पर निकलता है, तो कुछ अमाउंट ए और बी का नीचे होगा, कुछ ऊपर होगा, है ना। कुछ लिक्विड स्टेट में भी होगा, कुछ वेपर में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो यही होता है ना। और वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे निकलता है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है यहाँ पे, तो ए और बी दोनों के अमाउंट यहाँ और यहाँ दोनों जगह होंगे। अमाउंट है तो अमाउंट को मोल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड के अंदर वाला है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपसे पूछा ही गया है बोर्ड एग्जाम में, कि आप ये बताइए कि ये जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन है ए और बी का, ये कितना होगा। तो इसको जरा वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन ए और बी कंपोनेंट का हम लोग देखते हैं। क्लियर है, वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं ए और बी नाम के कंपोनेंट का। चलिए इसको देखना चालू करते हैं। इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, वेपर फेज में हम ए का जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज वाई ए मान सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज वाई बी, ये मान लिया चलो, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें डाल्टन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। डाल्टन्स ने क्या बोला था, डाल्टन्स का जो लॉ है, डाल्टन्स लॉ, तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, तो पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन एयर वाला, और ये कल हेनरी लॉ में भी बताया था। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें पता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो अब देखो, अगर हमें ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए, कौन सा, इन वेपर फेज या इन एयर वाला, इन वेपर फेज, है ना। ये देखो लिखा भी है इन वेपर फेज, ये देखिए इन वेपर फेज। तो वाई ए बराबर क्या हो जाएगा देखना, ये आपका हो जाएगा पी ए अपॉन पी टोटल, और पी टोटल के बारे में अभी हमने पढ़ा, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी, जो कि आपके बराबर है पी टोटल किसके, पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर आप रख सकते हो, तो वाई ए बराबर क्या आ जाएगा,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछा जाता है, ये तो आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में आपके सीबीएसई बोर्ड में, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा था कंपोनेंट। अब बी का निकालना है तो सिमिलर हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं, है ना। बी का चलो निकालते हैं। तो बी का अब डायरेक्ट देखो लिखे दे रहा हूँ, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर, क्या हो रहा है ये, हाँ देखिए जरा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी टोटल, जब ए का निकाल दो बी का निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी टोटल, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी टोटल क्या है, पी ए नॉट पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी बी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये क्या होगा आपका, ये आपका मोल फ्रैक्शन होगा बी का इन वेपर फेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपसे पूछा ही पूछा जाता है, राउल्ट लॉ। तो राउल्ट लॉ के हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे। और देखिए ये आपको बिल्कुल बढ़िया से समझाया गया अच्छे से कि कैसे क्या होता है, ये है राउल्ट लॉ के बारे में। तो लेक्चर देखो छोटे छोटे रख रहे हैं हम, 40 मिनट 45 मिनट के, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे समझ जाओ। और फिर आपको इसी मानविक एजुकेशन के चैनल पर 1 शॉर्ट वीडियो भी मिलेगा। लेकिन बेटा आपको बता दें 1 शॉर्ट वीडियो तभी इफेक्टिव होते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत आते हों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इनको ज़रूर देख लीजिए, फिर 1 शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेंगे आपके लास्ट मोमेंट पे, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये सब समझा चुके थे आपको, ये हो गया था और ये समझा दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ के। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पिछले 10-11 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। अगर आप अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा हम बता दूं क्या क्या है, देखो इस पे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और पूरा ये सब चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे अच्छे से। तो चलिए बेटा आज की क्लास यहीं तक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।